जिनसे हम खुद पैदा होते हैं, हमारी क्या विशात कि हम उनको लाएंगे। देखिए, भारत की परंपरा रही है जय जवान और जय किसान, और मोदी जी और योगी जी ने मर जवान और मर किसान और साथ में युवाओं को भी धकेल दिया है बेरोजगारी की आग में। आप 34 दिन से आप धरना दे रहे हैं, किसान इतने दिनों से धरना देते रहे, कई मात्रा में किसान शहीद हो गए। आज युवा भी हमारा सड़क पे बैठ के अपने रोजगार की दुहाई दे रहा है, भिक्षा मांग रहा है एक तरह से, पर योगी और मोदी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। नमस्कार, राम राम सलाम। मैं हूं पवन गुप्ता और आज हम पहुंच चुके हैं 208 विधानसभा भोगनीपुर में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति पांडे जी, जो कि एआईसीसी की पर्यवेक्षक हैं यहाँ से 208 विधानसभा से। आज हम उनसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कई सारी अहम बातों पे हम आज जोर देंगे और काफी इनसे बातें करेंगे। जी, सबसे पहले इंट्रो। जी नमस्कार, मैं दीप्ति पांडे यहाँ भोगनीपुर विधानसभा से पर्यवेक्षक हूँ। जी जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ से पर्यवेक्षक हैं और कांग्रेस यहाँ से भोगनीपुर 208 विधानसभा से किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले तो देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के ये जो मुद्दे हैं, एक विधानसभा भोगनीपुर के ही नहीं, पूरे राष्ट्र के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, भूख भय और भ्रष्टाचार के साथ एक तानाशाही सरकार को बदलना। दूसरा, आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ है, डीजीपी कितने नीचे गिर गई है। काले धन के नाम पे जो हमें गुमराह कर दिया गया, आज तक काला धन नहीं आया। और एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ देख रही हूँ, उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े बैनर और पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। मैं उन भक्तों से, उन अंध भक्तों से ये पूछना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये स्लोगन ही हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान करता है, हमारे देवताओं का अपमान करता है, क्योंकि राम को लाने वाला तो कोई ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी हो पाएगा। जिनसे हम खुद पैदा होते हैं, हमारी क्या विशात कि हम उनको लाएंगे। और इतना बड़ा स्लोगन देने वाले लोग ये भूल गए कि पहले नीरव मोदी, माल्या, विजय माल्या, इनको तो ले आओ, राम की बात बाद में करो। कब तक आप धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहोगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातिवाद के, धर्म के नाम पर जो ये झूठ फैला रहे हैं, उनसे भी हमें लड़ना है। प्रियंका जी ने कहा है कि इतनी सारी योजनाएं जो चलाई हैं कि हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। वो कौन से मुद्दे हैं जिसमें वो काम करने जा रही? देखिए, प्रियंका गांधी जी का आपने देखा है, महिलाओं को 40% टिकट के लिए उन्होंने बोला, 40% उन्होंने टिकट दिया है। हमारा भर्ती विधान है, हमने ये महिलाओं को जो सिलेंडर की बात कही उन्होंने, जो महिलाओं को मुफ्त यात्रा की बात कही है उन्होंने, जो रोजगार देने की बात कही है युवाओं को, ये सारे तमाम मुद्दों पे जो हमने और प्रियंका जी ने या पूरी कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भूख भय और भ्रष्टाचार की सरकार को खत्म करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप देख सकते हैं, उन्नाव में रेप पीड़िता के साथ हमको वो दिया गया, टिकट दिया गया। जिनको लोग बचते हैं या जिनसे लोग ये कहते हैं कि ये इनको डराए, इनको धमकाए, उनको आज लीड करने का मौका दिया, नेतृत्व करने का अवसर दिया प्रियंका गांधी जी ने। आप देख सकते हैं हाथरस में कांड जो हुआ, एक बेटी को जिंदा उसके साथ कितना अत्याचार किया जाता है जीवित, और उसके मरने के बाद उसकी लाश भी, पार्थिव शरीर भी उसके माँ बाप को नहीं सौंपा जाता है, और सरेआम पुलिस प्रशासन उनके बीजेपी के नुमाइंदे बन के काम करते हैं और उस बेटी तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो ये तानाशाही क्यों? ये उत्तर प्रदेश की ये तानाशाही को प्रियंका जी ने खत्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ है, जनादेश उनको मिलेगा। आप ये देख सकते हैं प्रियंका जी ने जो निकाला है, एक भर्ती विधान भी निकाला है, इसमें तमाम वचन दिए हैं हमने। प्रियंका जी ने भर्ती विधान निकाला है, वो बात ठीक है, लेकिन 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो पूरी तरीके से डीएलएड बीएलएड जो है 22 लाख है, और लगातार वो 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के इको गार्डन में लगातार 34 दिन से धरना दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रियंका जी इस बारे में क्या करेंगी? देखिए, भारत की परंपरा रही है जय जवान और जय किसान, और मोदी जी और योगी जी ने मर जवान और मर किसान और साथ में युवाओं को भी धकेल दिया है बेरोजगारी की आग में। आप 34 दिन से आप धरना दे रहे हैं, किसान इतने दिनों से धरना देते रहे, कई मात्रा में किसान शहीद हो गए। आज युवा भी हमारा सड़क पे बैठ के अपने रोजगार की दुहाई दे रहा है, भिक्षा मांग रहा है एक तरह से, पर योगी और मोदी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। यहाँ के जो पहले विधायक हुए हैं
उन्होंने शायद कभी कहीं कहा होगा कि मैं यहाँ का भूगोल बदल दूंगा, और भूगोल बदलने के नाम पे वो खुद तालाब में अतिक्रमण कर रहे हैं। वो ऐसे भूगोल बदलने की बात कर रहे हैं, रोजगारों की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है। और इतने लगातार जो हमारे भाइयों ने, शिक्षक भाइयों ने या जो हमारे युवाओं ने रोजगार के लिए अनशन किया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि जो भविष्य जिनसे हमारे भारत का निर्माण होना है, आज वो अपने हक की लड़ाई के लिए इतना लड़ रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है। तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो भर्ती विधान निकाला है, निश्चित तौर पे हम युवाओं को उसमें रोजगार देंगे। क्या कहेंगी आप, प्रियंका जी इस वादे को पूरा करेंगी? जो उन्होंने 20 लाख भर्ती देने का वादा किया है, ये वादा पूरा होगा उनका? 100% कांग्रेस की कथनी और करनी कभी भिन्न नहीं रही। हमने जो कहा है, हमारा वचन पत्र, हमारा मैनिफेस्टो हमारे लिए संविधान के बराबर है और हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। आप देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी। हमारे कमलनाथ जी ने जो वचन दिए, पदभार ग्रहण करते हुए सबसे पहले किसान कर्जा माफी पर हस्ताक्षर किए। तो हम जो वचन देंगे उसको हम निभाएंगे। हम घोषणा नहीं करते, हम घोषणावीर नहीं है, हम वचन देते हैं, हम वादा करते हैं और हम निभाते हैं। दीप्ति पांडे जी, आप ये बताइए, मैंने कई सारे सर्वे किए हैं, लेकिन जनता जो है पूरी तरीके से वर्तमान सरकार से नाराज भी नजर आई। वर्तमान सरकार तो वो कहती है कि मैं लाना चाहती हूँ, लेकिन वो विधायक जी से पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आए हैं कुल मिला के, कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्या कारण रहा इसको? विधायक जी को किस प्रकार का विकास करना चाहिए जिससे जनता उनसे संतुष्ट हो? देखिए, आपने बहुत प्यारा प्रश्न किया है और मैं निवेदन करूंगी आपके कैमरामैन से कि एक नज़र जरा यहाँ डालें। भारत के गौरव हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी स्मृति में ये पटेल चौराहा, यहाँ का भोगनीपुर का पुखराय का प्रसिद्ध चौराहा है। आप देख सकते हैं कि शायद यहाँ वर्षों से शायद झाड़ू ना लगी हो, और मैं आज जब यहाँ आई और आपसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा ये विकास है। आप पूरे पुखराया में, भोगनीपुर विधानसभा में चौथा स्तंभ होने के नाते अपना कैमरा घुमाइए, वास्तविक हकीकत को आप तलाशिए, आपको ये एहसास होगा। विश्वास मानिए, यहाँ जब मैं गांव जाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि अभी भी देश आजाद नहीं हुआ, क्योंकि गाँव तक अभी सड़कें नहीं पहुँच पाई, अभी लाइट की वहाँ प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, पानी शुद्ध पीने के लिए लोगों के पास नहीं है, रोजगार के लिए युवा सड़कों पे बैठा है, महिलाएं अत्याचार की इस कदर शिकायत है कि हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं आपके उत्तर प्रदेश में घटती हैं, और तब भी देश का गृह मंत्री ये कहता है कि महिलाएं सुरक्षित है, वो निकलने को तैयार है। पर मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पहले तो सैर के लिए निकला करते थे सड़कों पे, अब आसमान से पथराव का डर लगता है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, हम भी अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करे वो, और ये तस्वीर वो दिखाएं यहाँ की कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पे जो वर्तमान विधायक थे 208 विधानसभा भोगनीपुर से, विनोद कटियार जी थे, उनके कार्यकाल में ये विकास है। अभी तक तो सिर्फ जनता ही कह रही थी, लेकिन आज हम यहाँ पे खुद ही पहुँच चुके हैं और यहाँ के हालात देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पटेल चौक का जो चौराहा पड़ता है, मेन चौराहा है, और यहाँ पर पार्क बना हुआ है, क्या कंडीशन है, क्या हालात है यहाँ के, वो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के। और भी मैम, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहेंगी? इतनी जो युवा है पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुका है इस सरकार में, अगर देखा जाए तो ना तो कोई भर्तियां निकाली गई ज़्यादा, और डीएलएड बीएलएड जैसा कि हमने आपको बताया ही कि 22 लाख हैं, और इनको जिस 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मांग करते रहे हैं और धरना भी दे रहे हैं, अभी इनका फिर से एक धरना शुरू होने वाला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे बेरोजगारी खत्म की जाए? देखिए, निश्चित तौर पे आप राहुल गांधी जी का एक भाषण उठा के देखिए, उन्होंने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। ये देश के लिए एक संदेश था, उन बेरोजगारों के लिए, उन किसानों के लिए, उन महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए एक संदेश था। आर्थिक सुनामी के दौर से हम जूझने वाले हैं, उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। कोविड में हमने सिर्फ झूठे वादे किए, कोविड में लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और उसके बाद हम अपनी गलती को महसूस करने की बजाय उनको सड़क पे कटोरा मांगने के लिए छोड़ रहे हैं। आप देखिए, अखबार उठा के देखिए, मैं अभी एक दिन पढ़ रही थी कि 8वीं और 5वीं के छात्रों को पंचर बनाना सिखाएंगी अब सरकारें। ये बेरोजगारी इस तरह हावी हो गई है कि आपने पकौड़े तलना सिखा दिया, ये कोई रोजगार है? ये आखिर देश को ये किस दिशा में ले जा रहे हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मोदी जी जो हमारे हैं वो शुद्ध तानाशाह हैं, और उन्होंने हिटलर की जीवनी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उन्होंने पढ़ा है कि कैसे
हिटलर का एक वाक्य बहुत फेमस है कि वो एक कबूतर के सारे पंख नोच लेता है और कुछ देर बाद उसको दाने डाल देता है, तो वो सारी पीड़ा भूल के उन दानों के लिए आगे बढ़ देता है। मोदी जी भारत के भविष्य को, भारत की बेटियों को, भारत के नौजवानों को उस कबूतर के भांति एक एक पंख को नोच के और कुछ दाना डाल के, केवल बातों के दाना भी वो सही नहीं, विज्ञापन की सरकार, झूठे वादों की सरकार, झूठी घोषणाओं की सरकार, और ये केवल प्रचार और प्रसार की सरकार है। या मैं यूं कहूं कि हमारे भारत का ये दुर्भाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री मिला ही नहीं, हम तो एक प्रचार मंत्री के भरोसे बैठे हैं। आप जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक शब्द नहीं बोल सकता, ये भारत का दुर्भाग्य। वो देश को रोजगार क्या देगा? लेकिन पब्लिक तो ये कहती है कि मोदी जी से अच्छा कोई वो प्रधानमंत्री है ही नहीं। देखिए, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं। कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज भारत जिस दिशा में जा रहा है, मेरा एक निवेदन है, मैं पूछना चाहती हूँ, आप चौथा स्तंभ हैं, देश को आप जगाइए। क्या जो महंगाई है वो सिर्फ कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को छू रही है, उनको मार रही है? कोविड में क्या कांग्रेस ही गए हैं? क्या बीजेपी के लोगों को हानि नहीं हो रही? क्या अन्य दलों के वर्गों के लोगों के पास राशन महंगा नहीं है? क्या ये चुनाव, ये भारत के भविष्य का चुनाव है? ये चुनाव ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना सपा और ना बसपा का है। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव भारत की आर्थिक गुलामी से उबरने का चुनाव है। ये पुनः गुलाम होने से बचाने का चुनाव है। और मेरा निवेदन है कि आज देश के हर एक नागरिक को, हर एक आम जन को केवल अपने भविष्य को बचाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम फिर पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। चाहे वो आर्थिक गुलामी हो, चाहे वो शैक्षणिक गुलामी हो, चाहे वो स्वास्थ्य की गुलामी हो, हम बिल्कुल 400 साल पहले चले जाएंगे। और विश्वास मानिए मेरे भाई कि हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर कोई गांधी निकल के आएगा, फिर कोई नेहरू निकल के आएगा, और फिर हमें आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम सबका एक दायित्व बनता है कि देश हित में हम कदम उठाएं। महंगाई, भूख, भय और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम देश हित में कदम उठाएं और कांग्रेस का समर्थन करें। प्रियंका जी का नारा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी एक व्यंग करा था कि लड़की पढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ और मेरा निवेदन है कि इसको मध्य प्रदेश में भी दिखाया जाए और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाए। व्यंग करना आसान होता है, नरोत्तम मिश्रा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, व्यंग करना आसान होता है, वास्तविक जमीनी हकीकत कुछ और होती है। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं और उनके ही हमारे दमोह लोकसभा के सांसद हैं प्रहलाद पटेल जी, और उनके छोटे भाई नरसिंहपुर से विधायक है जालम पटेल जी। अभी आप मध्य प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां उठा के देखिए, उनकी बहू नीतू पटेल का जो ऑडियो सामने आया, भास्कर ने, अन्य पेपरों ने उसको प्रमुखता से छापा। उस महिला के साथ इतना निम्न स्तर का कृत्य किया जाता है जो मैं आपके सामने बता भी नहीं सकती हूँ। अगर बेटी लड़ेगी नहीं तो क्या वो नीतू पटेल बनेगी? अगर बेटी लड़ेगी नहीं तो क्या वो जालिम पटेल जैसे विधायक और प्रहलाद पटेल जैसे सांसद के घर में सिसक सिसक के दम तोड़ देगी? इसलिए प्रियंका जी का ये कहना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पढ़ने के साथ साथ हमें लड़ना भी है, और जो हमारी माननीय प्रियंका जी हमें सिखा रही हैं। और ये मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह की यही स्थिति है। हमारा जो नारा है, बेटी को पढ़ाने के साथ साथ उसको एक सुरक्षित समाज से रहना सिखाने के साथ साथ उसको लड़ना सिखाना बहुत आवश्यक है। तभी तो वो रानी लक्ष्मीबाई बनेगी, और जब वो लड़ेगी तभी तो झांसी जीतेगी। आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? प्रियंका जी इस पर कितना काम करेंगी? जो बढ़ती हुई महंगाई है, प्रियंका जी किस पर अगर प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आती हैं तो क्या ये महंगाई पे लगाम लगेगी? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से कुशासन है और एक विज्ञापन और भाषण है। राशन के नाम पे सिर्फ भाषण है। उसको सुधारने में हमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार एक शुद्ध विचार की सरकार रही है, देश हित की सरकार रही है, और युवाओं के, महिलाओं के और आम जनमानस के उत्थान के लिए महंगाई का घटना परम आवश्यक है। और जिस पर माननीय प्रियंका जी और पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता, पूरे पदाधिकारी गंभीरता से विचार करके, चिंतन करके हम महंगाई को कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री हैं जिनके समय में भारत ने बहुत कुछ पाया है। तो हम उनका मार्गदर्शन लेके, हम अपने वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेके बिल्कुल महंगाई पर काम करेंगे और लोगों को महंगाई से निजात दिलाएंगे। क्या लगता है प्रियंका जी,
कितनी सीटें लेकर के आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। हमारा काम है काम करना। अनुमान क्या है आपका? अनुमान निश्चित तौर पे हम एक अच्छे बहुमत से आ रहे हैं और सरकार में हमारी एक महती भूमिका रहेगी, हमारी सरकार भी बनेगी। और आप ये देखिएगा कि अभी जो हमारा मतदाता है वो यहाँ भय के कारण थोड़ा सा झुका हुआ या दबा हुआ है, लेकिन जब भी मैं गाँव के दौरे करती हूँ तो निश्चित तौर पे लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, परिवर्तन चाहते हैं और उनके पास कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं है। बिल्कुल। प्रियंका जी इन सारे युवाओं का सपना पूरा कर पाएंगी, क्या लगता है? 100% प्रियंका जी की संस्कार और विरासत जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने पूरे देश के सपने पूरे किए। आप बताइए, हमारे हाथों में आईटी के द्वारा ही मोबाइल आया, संचार क्रांति के जनक हैं। हमारी इंदिरा गांधी ने हमारे लिए क्या किया, कितने राष्ट्रों की वो अध्यक्ष रहीं और कैसे कांग्रेस के लोगों ने इस देश को बचाया है। और प्रियंका जी भी उसी विचारधारा में पली पुसी हैं, निश्चित तौर पे देश को बचाने का काम करेंगी। प्रियंका, कांग्रेस जो सरकार है कितने सालों उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज किया है यहाँ पे, जबकि पूरे भारत में ही राज किया है। इससे पहले क्या ये समस्याएं नहीं थी? देखिए, आप बताइए, आज जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, स्वास्थ्य विभाग है, अस्पताल है या जो भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, ये सब सुई से लेके हर चीज कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही दिया है। आज 2000 जैसे मोदी जी करते हैं लोग, क्या 2000 के पहले, 2014 के पहले आपकी सड़कें नहीं थी? 2014 से पहले भारत में लाइट नहीं थी? क्या सारा कुछ मोदी जी अपने घर के बक्से से निकाल के लाए और उन्होंने पूरे भारत में फिट कर दिया? ये झूठ है। आप बेच क्या रहे हैं जब हमने कुछ बनाया नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप पत्रकार हैं, हमारा चौथा स्तंभ है। पत्रकार कितने सुरक्षित हैं यूपी में? योगी राज में, मोदी राज में पत्रकारों पे कितनी घटनाएं घट रही हैं, ब्राह्मणों पे कितनी घटनाएं घट रही हैं? बताइए, एक वर्ग भी खुश हो? प्रियंका जी इन सब अपराधों पे लगाम लगा देंगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब सुशासन स्थापित होता है तभी देश में अपराधों पे लगाम लगती है। और जब हम खुद अपराधी हैं, आप योगी जी का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, ऐसी आईपीसी की कौन सी गंभीर धारा है जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी पर ना लगी हो? रिकॉर्ड निकलवाए ना जनता और देखे। जब अपराधियों को आपने बिठा रखा है, समाजवादी पार्टी में क्या था, वो अपने गुंडों को हायर करते थे और गुंडागिर्दी करवाते थे, पर यहाँ तो आपका मुखिया ही गुंडागिर्दी कर रहा है। बताइए आप, वो कैसे गुंडागिर्दी पे लगाम? तो गुंडागिर्दी पे लगाम एक सरल, सहज और वास्तविक व्यक्ति ही लगा सकता है। भारत माँ का सच्चा सपूत ही लगा सकता है, भारत माँ की बेटी लगा सकती है और ये गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता, कांग्रेस के अलावा कोई कर नहीं सकता। लगातार किसानों ने, दीप्ति पांडे जी, धरना दिया है। आपको भी ये पता है कि दिल्ली में लगातार उनका धरना चलता रहा। किसानों को अब वो धरने से उठ गए हैं, कितना लाभ हुआ इसको लेकर? देखिए, भारत में 75% आबादी किसानों की है और अगर किसान नहीं होगा तो भारत संभव नहीं है। आपने किसानों की इतनी बलि दी, उसके बाद आपने वहां से सुना किसानों की बात। ये देश का दुर्भाग्य है। आज भी किसान, आप इसका उदाहरण देखिए ना, मोदी जी को वहां घुसने नहीं दिया गया और राहुल गांधी जी का स्वागत किया गया, तो किसानों की मानसिकता तो यही परिलक्षित हो जाती है। और प्रियंका जी किन किन मुद्दों पर काम करने जा रही हैं यहाँ पे 208 विधानसभा के लिए? क्या विधायक जी यहाँ पर जो समस्याएं हैं लोगों की उसको पूरा करेंगे? निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोविंद निषाद, एक सामान्य पृष्ठभूमि के हैं। निषाद समुदाय को आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पहले तो ये निषाद पार्टी का, निषाद परिवार का, निषाद समाज का सम्मान है। दूसरा, कांग्रेस का ये संदेश है कि एक सामान्य व्यक्ति को आप नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहे हैं। आप इस चीज की गंभीरता को समझिए। बड़े बड़े बाहुबलियों के सामने, झूठे लोगों के सामने, ऐसे लोभी और लालची लोगों के सामने गोविंद निषाद जैसा एक अच्छा प्रत्याशी आया है, एक अच्छा चेहरा, एक ऊर्जावान युवा नेतृत्व है। निश्चित तौर पे वो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, उसको कोई लोभ और कोई लालच नहीं है, वो जनता के हक में ही काम करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, बीजेपी से आपके राकेश सचान जी है जो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे, आज किस लोभ लालच के कारण बीजेपी में आ गए? क्या बीजेपी में अंतर्कलह नहीं होगी?
बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो यहाँ भोगनीपुर विधानसभा में वर्षों बीजेपी की सेवा करता रहा, आज उसको उपेक्षित कर दिया गया। अंतर कलह का माहौल है। ये भूख भय भ्रष्टाचार के साथ साथ छल कपट और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। हमारी कई प्रतिनिधियों से बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना काल का बहुत असर पड़ा है, उसके वजह से विकास नहीं हो पाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या कोरोना काल की असर की वजह से विकास नहीं हो पाया वर्तमान सरकार? देखिए, कोरोना तो अभी आया, इतने वर्ष लंबे वर्षों से विकास के लिए क्या कर रहे थे ये? इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है बहाने के अलावा। हमने क्या कहा कि राशन के नाम पे इनके पास भाषण है, इनके पास बहाने और विज्ञापन है। कोरोना में इन्होंने क्या किया? किसी एक को मदद पहुंचाई हो तो आप बताइए। लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते गए, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी के पास राशन नहीं है, लोगों के पैरों में छाले आ गए। आपने लॉकडाउन ऐसे समय पे कर दिया कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे की जिंदा लाश लिए पिता माँ के साथ चल रहा है, उसने बताया नहीं अपनी पत्नी को कि आपका बेटा खत्म हो गया है। ऐसी ऐसी वेदनाएं सहन की हैं लोग ने। पर ये जो बेऔलाद लोग बैठे हैं शासन सत्ता में, ये औलाद की क्या दया समझेंगे? ये महिलाओं की बात करते हैं, ये अपने घर की महिला तो छोड़ के बैठे हैं, ये दूसरों की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए कि जनता जो है दोबारा सरकार बनाने को प्रतिबद्ध हो? देखिए, धर्म के नाम पे बांटने के अलावा, लोगों को जाति की राजनीति से लड़वाने के अलावा एक मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं जिससे वो सुशासन स्थापित कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर वो काम कर सकता है, महिलाओं की सुरक्षा पे वो काम कर सकता है। लेकिन हमारे योगी जी को तो केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वाना है, उनको केवल राम को लाना है। वो भूल जाते हैं कि राम उनको लाए हैं, उनकी औकात नहीं कि वो राम को ले आए। और ऐसे नासमझ लोगों के पे बुद्धि पे मुझे शर्म आती है कि वो राम को लाएंगे। अरे तुम्हारी 7 पीढ़ियों की क्या विसात कि तुम राम को लाओगे? ये क्या है? आप मंदिर बनवाइए, मैं तो हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं समर्थन करती हूँ, पर उन मंदिरों से ज्यादा आवश्यकता है ऑक्सीजन में पैसा लगाइए, लोगों को बेड मुहैया कराइए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराइए, स्कूल और कॉलेज बनवाइए। ये एक अच्छे मुख्यमंत्री को करना चाहिए। जैसा कि आज हमारे साथ दीप्ति पांडे जी मौजूद थी और उनसे कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है, कई अहम बातों पे। और मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही एपिसोड में। जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया।